जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। साथियों, आज से हम लोग एसपीटी करंट अफेयर्स पढ़ने जा रहे हैं और यह है आपके रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा हेतु, जिसमें रेलवे सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न करवाए जाएंगे। और ये क्लास आप आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप बी, एएलपी और टेक्नीशियन, इन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पे विगत 31 वर्षों का हल प्रश्न पत्र सहित इसे सॉल्व करेंगे। इसमें 1380 सेट है और हम लोग, अगर आपके पास बुक है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो कोई बात नहीं, हम लोग पेज नंबर 1 से लेकर के एक तरफ से कंप्लीट करेंगे, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और इसमें 1380 पूरे सेट सॉल्व किए जाएंगे। और 1380 सेट मतलब अभी तक का जितना भी 2022 तक क्वेश्चन आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के द्वारा पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे। मुख्य आकर्षण में आप देख सकते हैं हमारा सौरमंडल, नाभिकीय भौतिकी, ये सभी सारे टॉपिक आपके क्लियर हो जाएंगे यहीं पर। आरआरसी ग्रुप डी 2022 के प्रश्नों के साथ सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट होने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। और यह स्पीडी पब्लिकेशन के रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा रेलवे सामान्य विज्ञान। चलिए क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। आपका पेज नंबर 1, यह आपका पेज नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। आरआरबी भोपाल 1992 से क्वेश्चन जितने भी हैं यहाँ से स्टार्ट करेंगे आज के इस क्लास में। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं जूम करूंगा, यहाँ से हम लोग आज की क्लास को शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो जो भी कोई भी अगर आपको डाउट है किसी भी क्वेश्चन में, तो आप बाद में कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं। एनिलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? तो एनिलिडा की बात करेंगे। एनिलिडा में मुख्यतः जोंक और केचुआ आते हैं, याद रखेंगे, जोंक और केचुआ एनिलिडा ग्रुप में आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, आर्थ्रोपोडा ग्रुप में कौन कौन से जंतु आते हैं? आर्थ्रोपोडा ग्रुप की बात करेंगे तो इसमें तिलचट्टा, मच्छर, खटमल और मक्खी, ये सभी आर्थ्रोपोडा ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है आपका मोलस्का ग्रुप। मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु या कीट आते हैं? तो इसमें घोंघा और सीपी प्रमुख जंतु मोलस्का ग्रुप में आते हैं। और याद रखेंगे ये सभी साइंस के क्वेश्चन है। और हम लोग जीएस की भी, एसपीडी जीएस की क्लास भी कंप्लीट करेंगे। डेली साइंस और जीएस दोनों हम लोग कंप्लीट करेंगे इसी स्पीडी की बुक के माध्यम से। नेक्स्ट है इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? इकाइनोडर्मेटा, इसमें तारा मछली और ब्रिटेल स्टार, ये दोनों मछलियां, तारा मछली और ब्रिटेल स्टार, यह इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत आते हैं। अगला है मनुष्य का पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है? मनुष्य के पाचन क्रिया का प्रारंभ मुख से होता है। नेक्स्ट है सिराएं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? तो सिराओं में आपका अशुद्ध रक्त बहता है और जो धमनियां होती हैं, धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है। तो याद रखेंगे धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? तो यहाँ पे शुद्ध रक्त दिया हुआ है। अगला है कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो जल में घुलनशील विटामिन बी और सी होते हैं और वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं ए, डी, ई और के। ये 4 विटामिन आपके वसा में घुलनशील होते हैं और जल में घुलनशील विटामिन होते हैं बी और सी। अगला प्रश्न है सोडियम का कार्य क्या है? सोडियम का कार्य क्या होता है? तो सोडियम का कार्य होता है यह रक्त दाब नियंत्रित करने में सहायक होता है तथा जल को संतुलन बनाए रखता है। अब हम बात करेंगे आरआरबी चेन्नई में पूछे गए प्रश्न 1992 के। ठीक है, अब प्रश्न है पोटेशियम का कार्य क्या है? पोटेशियम के कार्य की बात करेंगे तो यह हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। यह हृदय की धड़कन और नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है पोटेशियम। और पोटेशियम को कैसे डिनोट करते हैं? ठीक है, अगला है ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? तो ग्लूकोज जो होता है यह लैक्टिक अम्ल बनाता है, याद रखेंगे। अगला है ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या ईस्ट से प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है? तो यह बैक्टीरिया से प्रतिक्रिया करके इथाइल अल्कोहल बनाता है। और यहाँ पे देखिएगा मांसपेशियों में प्रतिक्रिया करके लैक्टिक एसिड और इथाइल अल्कोहल ईस्ट या बैक्टीरिया से प्रतिक्रिया करके बनाता है। दोनों में डिफरेंस याद रखेंगे। अगला प्रश्न है ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है? ऑक्सीजन जब उपस्थित होता है और ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होगी तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 और जल का निर्माण होता है, CO2 और जल का फॉर्मूला होता है H2O। अगला प्रश्न है एनिलिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग के द्वारा होता है? इसे कहते हैं नेफ्रीडिया। नेफ्रीडिया एक उत्सर्जी अंग होता है और इसी के द्वारा एनिलिडा में उत्सर्जन होता है।
अगला हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 है मूत्र का पीएच मान क्या होता है। मूत्र का पीएच मान जो होता है, पीएच वैल्यू, यह आपका 6 होता है। बहुत बार आपसे रक्त का पूछा जाएगा, रक्त यानी कि ब्लड, रक्त का पीएच वैल्यू होता है 7.4, ये भी आप याद रखेंगे, 7.4 होता है रक्त का पीएच वैल्यू। अगला है बहिश्रावी, बहिश्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों प्रकार किस ग्रंथि में होती हैं, बताइएगा। बहिश्रावी और अंतःस्रावी दोनों ग्रंथियां किस ग्रंथि में होती हैं, ये बताना है। यह होता है बहिस्रावी और अंतःस्रावी की बात करेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, ये आपका अग्नाशय इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो पीयूष ग्रंथि और पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड या मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। कहीं कहीं पर आपको मास्टर ग्लैंड लिखा मिल जाएगा, तो आपको परेशान नहीं होता है, ग्लैंड मतलब होता है ग्रंथि। नेक्स्ट है क्वेश्चन है स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल कहलाता है। जैसे मान लीजिए मैं आपको यहाँ पे स्प्रिंग बना के दिखा देता हूँ, आपको याद रखेगा। ये मान लीजिए आपकी कोई स्प्रिंग है, ठीक है, और आपने ये छोर और ये छोर दोनों को पकड़ करके आपस में खींचेंगे तो ये फैल जाएगी, मतलब लंबी हो जाएगी, और जब ये इसे पुनः वापस छोड़ेंगे तो फिर अपनी स्थिति को फिर से लेने की कोशिश करेगी जिस स्थिति में पहले से थी। तो यह क्या प्रत्यास्थ है, इसी को बोलते हैं प्रत्यानयन बल। प्रत्यानयन इसी को बोलते हैं प्रत्यानयन बल, और इसके गुण को क्या कहते हैं, प्रत्यास्थता। इसके गुण कहलाता है प्रत्यास्थता का गुण, और इस लगने वाले बल को कहते हैं प्रत्यानयन बल, याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे आरआरबी जम्मू 1992 में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न। आरआरबी जम्मू के प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा है, बताइएगा। पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कंपोस्ट खाद को माना जाता है। अगला प्रश्न है पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है। तो पेट्रोलियम की बात करेंगे तो यह आपका औषधि चट्टानों में पाया जाता है। जितने भी औषधि से मिलकर बने हुए चट्टानें होती हैं उनमें पेट्रोलियम पाए जाने की संभावना अधिक होती है। औषध मतलब पेड़ पौधे और जितने भी जीवाश्म होते हैं उनके गलने से, सड़ने से जो लाखों वर्ष पहले नीचे पृथ्वी पर दब गए, और वहीं से फिर पेट्रोलियम का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी होती है। तो ये हीलियम होती है। हीलियम को He से डिनोट करते हैं, इसका परमाणु क्रमांक 2 होता है, याद रखेंगे। हीलियम सबसे हल्की गैस होती है, यह आपकी वायुमंडल में सबसे हल्की गैस मानी जाती है। अगला प्रश्न है डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है। तो डीडीटी एक कीटनाशी के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे फसलों में जब कीड़े लग जाते हैं तो डीडीटी रसायन का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है इथेनॉल, इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है। इथेनॉल की बात करेंगे, इससे सबसे अधिक प्रभावित अंग होता है यकृत, आपका लीवर। लीवर जो होता है, जब आप ज्यादा आपने जैसे जैसे एथिल अल्कोहल है, मान लीजिए जैसे आपने अल्कोहल का ज्यादा यूज कर लिया, शराब का ज्यादा सेवन कर लिया, तो आपका लीवर सबसे ज्यादा डैमेज होता है, लीवर प्रभावित होता है। अगला प्रश्न है सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाया जाने वाला पदार्थ क्या है। तो सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाया जाने वाला पदार्थ आपका हाइड्रोजन होता है, जिसे हम H2 से डिनोट करते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र से होती है। तो आग लगने और फैलने की सबसे कम जो संभावना है यह आपके सूती वस्त्रों में होती है। कॉटन, जो जितने भी कॉटन वस्त्र होते हैं इनमें सबसे कम होती है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है। लोहे का, तो लोहे का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत होता है हरी सब्जियां। जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं यह आपके आयरन के प्रमुख स्रोत माने जाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है। तो गैसोलीन को इथाइल अल्कोहल के साथ मिश्रित करके गैसोहॉल बनाया जाता है। अगला प्रश्न है तात्कालिक ऊर्जा शक्ति के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है। जैसे इंस्टेंट एनर्जी आ जाए, तत्काल एनर्जी आ जाए, उसके लिए जितने भी धावक होते हैं जो रेस में दौड़ते हैं उनको कौन सा पदार्थ दिया जाता है। तो उनको ग्लूकोज दिया जाता है, ठीक है, ग्लूकोज इनको दिया जाता है। अब हम बात करेंगे आरआरबी अजमेर में 1992 में पूछे गए प्रश्न। मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है। तो मानव जाति के लिए ओजोन परत की बात करेंगे तो यह पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए एक रक्षा आवरण बनाती है। अल्ट्रावायलेट रेज से हमारी सुरक्षा करती है ओजोन परत। ओजोन को O3 से डिनोट करते हैं।
आंतज्वर, आंतज्वर जिसे टाइफॉइड बोलते हैं, आंतज्वर जिसे टाइफॉइड बोलते हैं, आंतज्वर के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि कौन सी है? तो इसे बोलते हैं क्लोरोमाइसिडिन। नेक्स्ट है गैस की लौ के सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? जो गैस होती है, गैस के लौ के सबसे गर्म हिस्से को क्या कहा जाता है? देख लीजिएगा एक बार इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। और सभी साथी जितने भी हैं हमारे साथी, सभी लोग क्लास को लाइक जरूर कर दीजिए करिए। जितने भी साथी हैं क्लास को लाइक जरूर करके जाइएगा। और क्लास कैसी लग रही है ये भी बताइएगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से, ताकि आगे जितनी भी क्लासेस आएंगी उन सभी के लिए हमें मोटिवेशन मिल सके आपके लिए क्लास लाने का, और आपके लिए इम्पोर्टेंट जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं एक्स्ट्रा वो भी हम लेकर के आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ज्योतिहीन क्षेत्र, जो भी आपका ज्योतिहीन क्षेत्र होता है इसे बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस जोन। ज्योतिहीन क्षेत्र को याद रखिएगा, ज्योतिहीन क्षेत्र। सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है? तो सोने का शुद्ध रूप 24 कैरेट का होता है। और जो आप मार्केट से खरीदते हो ना, ये 18, 20 या 22 कैरेट से ज्यादा नहीं होता है, ठीक है। 18-20 का ही आप लोगों को मार्केट में मिलता है, लेकिन शुद्ध सोने का जो कैरेट होता है, कैरेट, ये 24 कैरेट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सिनेबार किसका अयस्क है? तो सिनेबार पारा, Hg का अयस्क होता है। Hg को बोलते हैं हाइड्राजीरम, और ये पारे का एक अयस्क है, मतलब सिनेबार पारा का एक अयस्क है। अगला प्रश्न है, शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो शरीर के जो तापमान होता है, टेम्परेचर होता है, इसका नियंत्रण हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। यह आपका मस्तिष्क में उपस्थित एक ऐसा अंग होता है जो शरीर के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। अगला प्रश्न है, लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? लाल अस्थि मज्जा, इसी को बोलते हैं रेड बोन मैरो। रेड बोन मैरो में किसका निर्माण होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं का। यहाँ पे आरबीसी का निर्माण होता है। कशेरुक दंड में कितनी हड्डियां होती हैं? कशेरुक दंड में 33 हड्डियां होती हैं, 33। अगला है, बीसीजी का पूरा नाम क्या है? बीसीजी, इसका पूरा नाम होता है बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन। बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन इसका फुल फॉर्म होता है, बहुत बार आपसे पूछा गया है। अगला है, एथलीट फुट नामक रोग किससे होती है? जो एथलीट फुट नामक रोग है यह किससे होता है ये बताना है। तो एथलीट फुट की बात करेंगे, यह जो रोग है यह आपका कवक के द्वारा होता है। ईस्ट, जो आपके ईस्ट होते हैं, ईस्ट के द्वारा होता है यह रोग। अगला है दमा, एस्थमा नामक रोग किससे होता है? तो यह आपका कवक के द्वारा होता है। एस्थमा रोग और ईस्ट दोनों, एस्थमा रोग भी कवक के द्वारा होता है, याद रखेंगे। और एथलीट फुट नामक रोग ये भी कवक के द्वारा ही होता है। अगला है क्वेश्चन, फाइलेरिया नामक रोग किस कारण से होता है? फाइलेरिया, यह आपका कृमि, जो वाम होते हैं, कृमि के द्वारा फाइलेरिया नामक रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है, जब एक वस्तु की वेग दोगुनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। तो यह जब कोई वस्तु है और उसका वेग, मतलब कोई वस्तु है, पहले उसका वेग v था और बाद में उसका वेग 2v कर दिया गया, दोगुना कर दिया गया, तो उसकी गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तित होगा? वह उसकी गतिज ऊर्जा चौगुनी बढ़ जाएगी। गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है, मैं आपको गतिज ऊर्जा का फार्मूला एक बार रिकॉल करवा देता हूँ ताकि आप लोगों को याद करने में आसानी होगी। गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ एम इंटू वी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे v की जगह 2v लिखा है, तो 2 का यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा बाद में आपका 4mb स्क्वायर, इसका हो जाएगा। जैसे 2v रखेंगे v की जगह तो ये 4mb स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। तो 2 से 2 जा 4, मतलब 2mb स्क्वायर, टोटल हो जाएगा 2mb स्क्वायर, मतलब 2 गुना इसकी जो गतिज ऊर्जा है ये 4 गुना बढ़ जाएगी, याद रखेंगे यहाँ पे। या तो फिर ऐसे देख लीजिए 4 गुना, 4mb स्क्वायर अपॉन 2 ये गतिज ऊर्जा होता है, तो 4mb स्क्वायर 4 गुना बढ़ जाएगी, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका आरआरबी कोलकाता से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं एक बार हम देख लेते हैं, ठीक है। आरआरबी कोलकाता से पूछे जाने वाले प्रश्नों को एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। सूत्र कणिका को अन्य नाम से भी जाना जाता है, वह है, तो सूत्र कणिका को माइटोकॉन्ड्रिया अन्य नाम से भी जाना जाता है। अगला है प्रश्न, वट वृक्ष पादपों के किस वर्ग में आता है? तो वट वृक्ष की बात करेंगे तो यह आवृत बीजी एंगी ऑर्फन्स में आता है। अगला प्रश्न है, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट वन की ज्वाला का अर्थ क्या है? तो ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखेरते हैं, इन्हें फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट कहते हैं। अगला है, पेनिसिलिन किसने बनाया था? तो पेनिसिलिन किसके द्वारा बनाया गया?
तो यह किससे बनाया जाता है, सॉरी पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है, तो यह कवक के द्वारा बनाया जाता है पेनिसिलिन। अगला है लाइकेन को दो जीवधारियों का सहजीवी सहचर्य समझा जाता है, वह और वो दो जीव कौन कौन से हैं। लाइकेन आपके शैवाल और कवक से मिलकर बने होते हैं, याद रखेंगे, और लाइकेन ही आपके प्रदूषण के सबसे अच्छे सूचक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी के काम में लाया जाने वाला एगार किससे प्राप्त होता है। तो जो एगार होता है यह आपका शैवालों से प्राप्त होता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है लौंग किससे प्राप्त होती है। लौंग आपकी पुष्पकली से प्राप्त होती है। नेक्स्ट प्रश्न है अनशन या उपवास की लंबी अवधि के दौरान शरीर में अशर्करा वर्गीय पूरावर्ती से, याद रखेंगे, एक बार क्वेश्चन रिपीट करते हैं। अनशन या उपवास की लंबी अवधि के दौरान शरीर में अशर्करा वर्गीय पूरावर्ती से अच्छा शर्करा ग्लूकोज या मधुजन ग्लाइकोजन बनने की विधि का नाम क्या है। इसका नाम होता है ग्लूकोन वजनन, इसका बोलते हैं ग्लूकोन वजनन। अगला प्रश्न है सभी जीवधारियों में पाए जाने वाला कौन सा यौगिक है जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है। तो न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक एसिड जो होता है इसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो धान अनुसंधान केंद्र की बात करेंगे तो यह आपका कटक उड़ीसा में स्थित है। अब हम बात करेंगे आरआरबी चंडीगढ़ 1993 में पूछे गए प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है। प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले हैं मेल्विन कैल्विन, इनका नाम है मेल्विन कैल्विन। नेक्स्ट प्रश्न है किस पदार्थ के संचय से मांसपेशी में थकावट पैदा होती है। तो मांसपेशियों में थकावट किस पदार्थ के संचय से होती है, लैक्टिक अम्ल। अगर आपकी मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड ज्यादा मात्रा में बढ़ जाता है तो आप लोग थकान महसूस करते हो और नींद आने लगती है, यही इसका कारण है। सारे कारण बताएंगे, जैसे त्वचा का ब्लैक कलर किस कारण होता है, त्वचा में झुर्रियां किस कारण पड़ती हैं, ये सारे टॉपिक, ये सारे प्रश्न आपके क्लियर हो जाएंगे, यहाँ से याद रखेंगे। अगला प्रश्न है आपको किन रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगों के लिए प्रतिरोध पैदा होता है। तो याद रखेंगे लसीकाणु जिन्हें बोलते हैं लिम्फोसाइट्स। और याद रखिएगा सभी दोस्तों, हम लोग इसके सेट्स के माध्यम से हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे, तो एमसीक्यू प्रश्न भी हम धीरे धीरे इसके सॉल्व करेंगे, तो आप लोग परेशान नहीं होंगे। और सभी लोग क्लास को एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। अगला प्रश्न है मनुष्य में लाल रुधिर कणिकाओं के जीवन की अवधि कितनी होती है। तो लाल रुधिर कणिकाएं जो आपकी आरबीसी होती हैं, आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। अगला प्रश्न है शिरा रक्त को ऑक्सीकरण के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा ले जाया जाता है। तो जो शिरा रक्त होता है इनको ऑक्सीकरण के लिए फेफड़ों तक फुफ्फुस धमनी के द्वारा ले जाया जाता है, याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे आरआरबी भुवनेश्वर 1993 में पूछे गए प्रश्न है कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसे डायलिसिस या अपोहन के सिद्धांत पर कार्य करता है। जो कृत्रिम किडनी लगाई जाती है, मतलब मानव के जो डॉक्टरों के द्वारा कृत्रिम किडनी होती है, यह कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है, अपोहन के सिद्धांत पर। अगला प्रश्न है एक व्यक्ति की आंखों का रंग काला, नीला या भूरा उस वर्ण या जो पिगमेंट होता है इस पर आश्रित है, और यह किस में पाया जाता है। तो यह आपका आइरिस, जो आपकी नेत्र की आइरिस होती है जिसे बोलते हैं परितारिका, इसमें पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका जब आंख में धूल चली जाती है तो कौन सा हिस्सा सूजकर गुलाबी हो जाता है। तो याद रखिए इसे बोलते हैं नेत्र श्लेष्मला, इसी को बोलते हैं कंजंटीवा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है बच्चे के दूध पीते समय स्तनों में दूध का निष्कासन किसकी मदद से होता है। तो ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन की मदद से होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है। तो निषेचन आपका डिंब वाहिनी नली जो होती है इसी को बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब, इसमें निषेचन होता है। अगला प्रश्न है कृत्रिम वीर्य सेचन के उद्देश्य से वृषभ वीर्य को किसमें संचित किया जाता है। तो यह द्रव नाइट्रोजन में संचित किया जाता है। अगला प्रश्न है किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है। तो रेफ्लेक्सिया जो आपका पौधा होता है, यह पादप होता है, इसका फूल सबसे बड़ा होता है। आरआरबी सिकंदराबाद 1993 में पूछे गए प्रश्न। असत्य फल मुख्य रूप से कौन कौन से हैं।
असत्य फल, तो असत्य फल में आपका आता है नारियल, कटहल और सेब। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, याद रखेंगे सभी साथी, क्वेश्चन कोई भी इग्नोर नहीं करेगा। असत्य फल में आपको याद रखना है नारियल, कटहल और सेब। अगला प्रश्न है आपका, किसी वृक्ष की आयु कैसे पता चलती है? यह वलयों की गिनकर, जो वलय होते हैं, मान लीजिए ये कोई वृक्ष है, तो इसको जब हम काटते हैं तो यहाँ पे वलय पड़े होते हैं, इन्हीं वलयों को गिन करके वृक्षों की आयु को पता किया जाता है, याद रखिएगा। वलयों को गिन करके वृक्षों की आयु पता की जाती है। अगला प्रश्न है, जल संवर्धन हाइड्रोपोनिक्स क्या है? तो जल संवर्धन हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं बिना मिट्टी के पादप उगाना। बहुत जगह आपने देखा होगा कि बिना मिट्टी के ही लोग सब्जी उगाते हैं, उसे हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक कहते हैं। नेक्स्ट है, किस वैज्ञानिक को अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? तो अनुवांशिकी के पिता के रूप में ग्रेगर जॉन मेंडल जाने जाते हैं, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है आपका, किसी बच्चे का लिंग निर्धारण किससे होता है? तो मान लीजिए कोई बच्चा है, उसके लिंग निर्धारण पिता के गुणसूत्रों से होता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो टोटल गुणसूत्र होते हैं 46, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, जो लोग मक्का को मुख्य अनाज की तरह आहार में लेते हैं, उनमें किस विटामिन की कमी की संभावना रहती है? याद रखें, उनमें विटामिन B1 की कमी हो जाती है या इसकी संभावना रहती है। अगला प्रश्न है, किसी सदिश का परिणाम कभी भी नहीं हो सकता। मान लीजिए कोई भी सदिश राशि है, उसका परिणाम कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता, वह हमेशा कैसा होगा? पॉजिटिव, वह हमेशा पॉजिटिव उसका परिणाम आएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, कपास रेशा किससे प्राप्त होता है? कपास रेशा बीजों से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, यहाँ पे पूछे गए हैं RRB गुवाहाटी 1993 में पूछे गए प्रश्न। क्वेश्चन है, ताजे निकले मूत्र में कोई खास गंध नहीं आती, लेकिन कुछ समय बाद उसमें अमोनिया जैसी तेज गंध आने लगती है, ऐसा क्यों? तो याद रखिएगा, क्योंकि जीवाणुओं द्वारा यूरिया अमोनिया में बदल जाता है। जो आपका यूरिया होता है, यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH2CO NH2, ये इसका यूरिया का फॉर्मूला होता है। और याद रखेंगे, जो यूरिया होता है यह अमोनिया में बदल जाता है कुछ टाइम बाद। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH3, ये आपका अमोनिया का फॉर्मूला होता है। अगला प्रश्न है आपका, किस मछली में सल्क नहीं होते हैं? तो यह कैटफिश, जो आपकी कैटफिश होती है, इसमें सल्क नहीं पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, ज्यादातर मछलियां जल में क्यों नहीं डूबती? तो याद रखिए, वातावशय के कारण मछलियां जल में नहीं डूबती हैं। प्रश्न है, सर्वप्रथम विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में किस वैज्ञानिक ने अलग किया था? तो इनका नाम है WM स्टैनले। अगला प्रश्न है, ग्रेगर मेंडल ने किस पौधे पर शोध कर आनुवंशिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? मटर के पौधे पर। प्रश्न है, लिटमस किससे मिलता है? तो अभी बताया था आपको, लाइकेन से मिलता है, और ये प्रदूषण के सूचक होते हैं। जो लाइकेन्स होते हैं ये आपके प्रदूषण के सूचक होते हैं, लाइकेन्स। तो अगर आपसे पूछ ले कभी तो ध्यान रखना है। RRB रांची 1993 में पूछे गए प्रश्न, मलेरिया के उपचार का दवा किस स्रोत से प्राप्त किया जाता है? तो यह सिनकोना वृक्ष जो होता है, इससे मलेरिया के उपचार की दवा प्राप्त की जाती है। अगला प्रश्न है, अफीम जो एक पादप उत्पाद है, ये किससे प्राप्त होता है? तो यह सूखे लेटेक्स से प्राप्त होता है, अफीम। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ये आपका दूसरा पेज नंबर था, याद रखेंगे। क्वेश्चन है, वाणिज्यिक कॉमर्शियल काग किसके छाल से प्राप्त होता है? तो वाणिज्यिक जो काग होता है यह बलूत ओक के वृक्ष से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, पश्मीना ऊन बकरी के किस नस्ल से प्राप्त होती है? तो पश्मीना ऊन जो है यह चेंगथंगी ऊन नस्ल से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, मवेशियों में बांझपन किस रोग के कारण होता है? तो मवेशी जितने भी हैं, मवेशियों में बांझपन बैंग रोग के कारण होता है, बैंग रोग। अगला प्रश्न है, अधिक शराब पीने वाले लोग अधिकांशतः किस बीमारी से मरते हैं? तो यह सूत्रण रोग, जिसे सिरोसिस बोलते हैं, ये लोग सिरोसिस से मरते हैं, ये सूत्रण रोग के माध्यम से मरते हैं। अगला प्रश्न है, राइबोसोम किसका कार्य करती है? तो राइबोसोम या राइबोसोम जो होते हैं, यह आपके राइबोसोम, यहाँ पे लिखिएगा राइबोसोम किसका कार्य करती है? यह प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है, राइबोसोम। अगला प्रश्न है, मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो इन्हें बोलते हैं मरूदभिद, जीरोफाइट। RRB कोलकाता 1994 में पूछे गए प्रश्न है, भोपाल में 1984 में जो गैस लीक हुई थी वो कौन सी गैस थी, बताइएगा। यह थी मिथाइल आइसोसाइनाइड। इस गैस का रिसाव हुआ था।
अगला प्रश्न है भैंस के मुख्य नस्लें कौन कौन सी हैं? भैंस की मुख्य नस्लों में आपका आता है मुर्रा, शुरती, भदवाड़ी, जाफराबादी और मेहसाना। ये प्रमुख नस्लें हैं भैंस की। प्रश्न है केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ की गई थी? केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ की गई? यह उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास मखदूम में इसकी स्थापना की गई है। उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास मखदूम में केंद्रीय बकरी अनुसंधान स्थित है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह आपका बीकानेर राजस्थान में स्थित है। और ऊंटों पर चित्रकारी से संबंधित कौन सी कला प्रसिद्ध है? उस्ता कला। ये भी आप याद रखेंगे। प्रश्न है दालचीनी कहाँ से प्राप्त होती है? तो दालचीनी वृक्षों की छाल से प्राप्त होती है, याद रखिएगा। प्रश्न है मसालों की रानी किसको कहा जाता है? मसालों की रानी इलायची को कहा जाता है। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसे बोलते हैं एंथोलॉजी। फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहा जाता है। प्रश्न है पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पेडोलॉजी में मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। सॉइल, जो आपकी सॉइल मिट्टी होती है, इसका अध्ययन हम लोग पेडोलॉजी में करते हैं। अगला प्रश्न है सिस्टेमा नेचुरी किसके पुस्तक है? तो याद रखेंगे यह आपकी कार्ल लिनियस की पुस्तक है, सिस्टेमा नेचुरी। अगला है आरआरबी त्रिवेंद्रम, 1994 में पूछा गया प्रश्न, बताइएगा। आरआरबी त्रिवेंद्रम दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या है? दूध से दही के रूप में जमने का जो कारण होता है इसे बोलते हैं लैक्टोबैसिलस। अगला प्रश्न है विषाणु में क्या होता है? जो आपके वायरस होते हैं, विषाणु में क्या होता है वायरस में? तो इसमें न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन पाया जाता है विषाणुओं में। नेक्स्ट प्रश्न है जंतुओं में होने वाली फूड एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो जंतुओं में होने वाले जो फूड एंड माउथ रोग है, यह आपका विषाणु के कारण होता है, फूड एंड माउथ रोग। और अगला प्रश्न है किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? यह आपका लैमिनेरिया नामक शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है। और साथियों आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताइएगा। कल की क्लास में हम लोग पेज नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। अगर आपके पास बुक है तो आप बुक सामने रख करके बैठ जाया करें और सारी क्लास को कंटिन्यू देखते जाएं और अपने बुक में टिक करते जाएं। जो भी जिसमें प्रॉब्लम है आप उसको मार्क करें, ताकि आप नेक्स्ट टाइम जब उसी जो आपको नहीं आ रहा है वो जरूर आप पढ़ें, ठीक है? तो उसे हाईलाइट कर दिया करें। और ये 3 नंबर को पेज नंबर 3 से हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। और आज की अगर क्लास पसंद आई हो तो सभी से गुजारिश है क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। किसी भी प्रश्न में डाउट होता है तो आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल विद्यालय एजुकेशन ऑफिशियल में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वहां से आपको सारी इंफॉर्मेशन और सारे क्वेश्चंस के आंसर प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। विद्यालय एजुकेशन ऑफिशियल सर्च करेंगे और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक के माध्यम से आप उसे ज्वाइन भी कर सकते हैं, विद्यालय एजुकेशन ऑफिशियल। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का दिन शुभ हो।